अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक जी सबको। ठीक है, पता नहीं आप लोग देख रहे हैं, जब देखेंगे जुमा होगा या हफ्ता होगा, इतवार होगी, तो बहरहाल जुमा है तो सबको जुमा मुबारक। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कुछ थे। सो क्वेश्चन नंबर 19 कहता हूँ 31 दिसंबर 2005 द कैश बुक ऑफ द मिस्टर नदीम शो द 33,456 as a bank balance, but it does not agree with the balance as they show in the passbook. On the comparison you find the following discrepancies. ठीक है, कुछ गलतियाँ सामने आ गई हैं, उसको आप फाइंड करें। साथ में उसने बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया, बैलेंस BD। ये क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं ये रिवाइज कैश बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो याद रहे। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जी, अपना फॉर्मेट वगैरह मैंने सारा बना लिया यहाँ पे। तो रिवाइज कैश बुक के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस BD। कितने के साथ दिया होगा उसका बैलेंस BD? 33,456। 33,456। ठीक है जी, ये एक हमारा इसका एक बैलेंस है। उसके बाद हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 आ रही है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ कहता है, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹400। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक जो है वो क्या कहते हैं, 400 के साथ आपकी अंडर कास्ट है, मतलब कि आपने उसको कम लिखा होगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक केस आता है अंडर कास्ट का, दूसरा केस आता है इसमें ओवर कास्ट का। जो अंडर कास्ट का केस होता है, इसका मतलब ये है कि पैसे आपने कम लिखे हैं, तो उसकी प्लेसिंग जिस जगह पे होती है आपने उसी जगह पे करनी है। फॉर एग्जांपल ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है, तो अगर इस साइड पे उसकी जगह आ रही है आपने उसको इसी साइड पे लिखना है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसी आइटम जिसकी जगह तो यहाँ पे बनती है लेकिन केस ओवर कास्ट का है, तो उसको फिर हम ठीक करने के लिए डेबिट साइड पे लिखेंगे। अंडर कास्ट का केस आ जाए तो प्लेसिंग चेंज नहीं करते, ओवर कास्ट का केस आ जाए तो फौरी तौर पे उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने बोला होगा कि जो पेमेंट साइड है वो 400 के साथ अंडर कास्ट है, तो आपने क्या करना है, उसको मैनेज करना है। ये भाई इसकी पेमेंट साइड है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसको मैनेज करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे 400 के साथ। 400 यहाँ पे आप लिखें पेमेंट वॉज अंडर कास्ट। जो पेमेंट है उसकी क्या है, अंडर कास्ट है, कितने के साथ, 400 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है सेकंड पे, वो कहते हैं अ चेक issued for ₹524 on 25th March was recorded in the cash column। 524 के साथ आपका एक चेक है जो कि आपने इशू किया है और आपने उसको क्या किया हुआ है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, इसमें आप ये माइंड में रखिएगा कि जब आप चेक इशू करते हैं ना, चेक इशू क्यों करते हैं, पेमेंट्स के लिए करते हैं। तो जब आपने पेमेंट्स के लिए चेक इशू करना है तो आपके बैंक अकाउंट में कमी हो रही है, बैंक आपका एसेट होता है, एसेट में कमी हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम इसकी क्रेडिट साइड पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक इशू एंड वाज ओनली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम। आपने कैश कॉलम में लिखा होगा लेकिन बैंक कॉलम में नहीं लिखा होगा। कितने के साथ, 524 के साथ है 524। यहाँ पे आप लिखें चेक इशू रिकॉर्डेड ओनली कैश कॉलम। ठीक है जी, चेक आपने इशू किया वो सिर्फ रिकॉर्ड कहाँ पे किया हुआ है, कैश कॉलम की जगह पे रिकॉर्ड किया हुआ है, एक चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आ रहा है थर्ड नंबर पे, कहते हैं अ चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक 600 के साथ चेक है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट करवाया गया है और वो कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, कैश कॉलम में अभी तक रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक की। सो 600 के साथ ले जी, आपने उसको जनाब बैंक कॉलम में भी, मतलब उस साइड पे आपने रिकॉर्ड करना था। जब आपके पास पैसे आ रहे होते हैं ना बैंक के अंदर, तो बैंक में इजाफा होता है, तो एसेट होता है आपका बैंक, तो एसेट में इजाफा होता है, उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600 के साथ डिपॉजिट चेक ओनली रिकॉर्ड इन कैश बुक। सिर्फ और सिर्फ उसको कैश बुक में क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, ये था 600 के साथ। उसके बाद अगला क्या आ रहा है इसमें, वो ये कहता है ऑन 20th March द डेबिट बैलेंस of ₹6,104
104 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वो ये कहता है कि यहाँ पे ना बैलेंस बीडी आना था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस बीडी, यहाँ पर भी एक बैलेंस बीडी आना था 6104 के साथ, लेकिन गलती से आपने उसको यहाँ पे लिख दिया एज अ बीडी 6104 के साथ। तो आप इसको क्या करें, रेक्टिफाई करें। अच्छा ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से उसको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 6104 के साथ, इसको ठीक करने के लिए डेबिट साइड पे आप डबल अमाउंट के साथ लिखेंगे। कितनी अमाउंट के साथ लिखेंगे, डबल अमाउंट। देखो 6104 के साथ आपने गलती से इसको यहाँ पे किया हुआ था, अब इसको डबल अमाउंट के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बनता है 12208, ये बनता है 12208। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी wrongly recorded on credit side। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिखना था, मैं नीचे करके लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने गलती से 104 लिख दिया। अब इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए मैं अकाउंटिंग में ऐसे तो नहीं ना कर सकता, मैं आप पूंजा लगा देता हूँ, ऐसे तो नहीं होता। तो मैंने क्या करना, फिर इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पे इसकी डबल एंट्री कर देनी है, ताकि इसमें से 6104 का इफेक्ट खत्म हो जाए और असली अमाउंट अपनी दोबारा वापस आ जाए। उसके बाद वो ये कहता है, ये थी एडजस्टमेंट आपकी हो गई जिसमें आपने रॉन्गली वहाँ पे किया। एडजस्टमेंट नंबर 5 है, कहते हैं ऑन द टोटल चेक अमाउंटिंग ₹46,056 ड्रॉन इन द बैंक लास्ट वीक ऑफ द मार्च 2005, चेक टोटलिंग ₹31,260 इन कैश इन मार्च। ठीक है, वो ये कहता है, अब ये वाली जो आइटम है आपकी, ये आइटम BRS की है। वो कहता है कि आपने एक चेक जो है वो ड्रॉ किया, मतलब इशू किया है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ इशू कितने का किया आपने, 46,060 के साथ सिर्फ और सिर्फ 31,260 का चेक कैश हुआ। इसका मतलब ये है कि बाकी कैश नहीं हुआ। आपने 46,056 में से 31,260 को माइनस करना है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास आ जाएगी 7,470। ये वाली जो अमाउंट है, ये अमाउंट कैश नहीं हो सकी। सो ये वाली आइटम जो है ये BRS की आइटम है, और ये आइटम कहाँ पे जाएगी आपकी, ये आइटम हम लिखेंगे BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाली साइड पे। ले जी, हमने इन दोनों अमाउंट्स का फ़र्क लेना है, तो फ़र्क आपका निकलता है 14,760 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अब ये वाली एंट्री कौन सी होती है, इस एंट्री को नाम देते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, एक लाइन यहाँ से छोड़ के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, डेबिट साइड पे 14,000, मैं कैलकुलेटर से 14,790। ले जी, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं जी। अगली ट्रांजैक्शन में कहता है, ये था आपका 14,000 के साथ फ़र्क है। डिविडेंड ऑफ ₹1,000 कलेक्टेड बाय द बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कहता है जी, डिविडेंड आपने जनाब कलेक्ट किया 1,000 के साथ, लेकिन आपने उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में 14,000 के साथ इसको अपना डिविडेंड जो है आपका यहाँ पे अमाउंट आ रही है 1000, सॉरी माजरत के साथ जी, मुझे ज़रा थोड़ा देखने में मसला हो गया। 1000 के साथ आप डिविडेंड क्या कर रहे हैं, जो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप डिविडेंड कलेक्ट करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, तो बैंक में इजाफा हो रहा होता है, तो बैंक आपका एसेट होता है, एसेट में इजाफा होता है, उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो डिविडेंड कलेक्टेड, डेबिट साइड वैसे भी आपकी इनकम वाली साइड है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 के साथ डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वेरी क्विकली आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, 1000 हो गया आपका इसके साथ। अब आ रहा है आपका, इसमें कहता है द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ
400 पेड इन द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने जनाब ट्रेड सब्सक्रिप्शन के कुछ चार्जेस हैं 400 के साथ, वो आपने अदा किए हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। यार जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे होते हैं तो बैंक कॉलम आपका क्रेडिट होता है, ट्रेड सब्सक्रिप्शन कुछ चार्जेस होते हैं तो उसको क्रेडिट साइड पे आप मेंशन करेंगे 400 के साथ। क्या है जी? ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, कितने के साथ है आपका? 400 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द, आई होप ये लास्ट आपकी एडजस्टमेंट है। कहते हैं वन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹1400 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कहते हैं जी आउट गोइंग चेक था 1400 के साथ, आपने ना गलती से 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर दी है। आउट गोइंग होता है भाई, किसी को पेमेंट करनी है तो आपने जनाब चेक निकाल कर दे दिया, लो भाई ले लो, तो आपने उसको क्रेडिट साइड, जाहिर है वो एक्सपेंस था, वो पेमेंट साइड थी, तो आपने इस साइड पे रिकॉर्ड करना था ना उसको 1400 के साथ, लेकिन गलती से आपने यहाँ पे 2 दफ़ा उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो ज़रा खुद सोच के बताएं कि ये 2 दफ़ा यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, तो इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्या करेंगे? उसको यहाँ पे 1 दफ़ा 1400 के साथ डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आउट गोइंग चेक रिकॉर्ड ट्वाइस 1400। अब आपने ये कहना है कि सर जी यहाँ पर तो जो एक बीडी का फॉर्म यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन का एक इफेक्ट आया था, तो आपने डबल अमाउंट के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपने सिंगल अमाउंट के साथ क्यों लिखा है? यार सिंपल सी बात ये है कि वो जो बैलेंस बीडी था ना, वो हमने इस साइड पे ही लिखना था, लेकिन गलती से मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया था 6104 के साथ, इसीलिए फ़र्क ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ डबल अमाउंट के साथ लिखना पड़ा है, ताकि इसमें से 6104 का फ़र्क और 6104 डेबिट क्रेडिट खत्म हो जाएगा, बाकी इसमें से जो 6104 रहता है वो इधर मौजूद रहेगा। एक चीज़, अब इसको मैंने सिंगल इसलिए रिकॉर्ड किया है कि यहाँ पे ये 1400 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करना था और कर लिया है, लेकिन मैंने 1400 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर दिया है, तो उस 2 दफ़ा में से 1 दफ़ा के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे 1 दफ़ा इसको क्या करना पड़ा है? डेबिट करना पड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिंगल टाइम रिकॉर्ड किया। इसका हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है वो कितना आता है। हम टोटल करेंगे जी इसका दोनों साइड पे, तो टोटल आता है 48,664 48,664 48,664। ठीक है, इसमें से हमने जब माइनस करना तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बैलेंस सी डी। ठीक है, बैलेंस सी डी वो कितना आता है? माइनस करेंगे कैलकुलेशंस में, मैंने पहले माइनस करके रखा हुआ, तो मेरा जवाब आता है इसमें 47,340 47,340 आ गया। अब जनाब ये मेरा क्या है जी? बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज्ड। याद रहे ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मतलब बैलेंस सी डी है, ये बैलेंस अगले साल बैलेंस बी डी बन जाता होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बी डी 47,340 47,340। ठीक हो गया जी? ले जी, अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज्ड। कितना जी? 47,340। ले जी, मेरे ख्याल से और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे लिखने वाली, तो हम फौरी तौर पे इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 62,136 आ जाता है इसका टोटल डेबिट साइड पे, यहाँ पे आता है 62,136 62,136। यहाँ पे आप लिखेंगे 62,136, यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।